फंक्शन में आगे टॉपिक है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप ऑफ ए वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल का कहां कहां पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होगा और कहां पर नहीं होगा। जहां पर किसी वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है उसे उस वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज डिफाइन करी गई है इस पूरे टॉपिक में। तो मैं आगे चलता हूँ। स्कोप दो तरह के होते हैं, उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो पार्ट में डिक्लेयर वेरिएबल्स का स्कोप होता है जिन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसे हम मेन सेगमेंट कहते हैं, जो किसी भी दूसरे पार्ट के अंदर नहीं होता है, वो एकदम टॉप लेवल सेगमेंट होता है। तो वहां पर जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं, वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी अदर ब्लॉक के अंदर उनको एक्सेस किया जा सकता है उन वेरिएबल्स को। तो मतलब ऐसे पार्ट जहां जो किसी भी दूसरे ब्लॉक के अंदर नहीं होते हैं और वो एकदम ओपन होते हैं, टॉप लेवल सेगमेंट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनको मेन सेगमेंट बोला जाता है। और वहां पर जिस भी वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए ऐसे वेरिएबल के स्कोप को ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है? जब किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, बाहर से कहीं और आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जो है स्कूल में एडमिशन लेता है और मॉर्निंग असेंबली, जहां पर हमारे स्कूल के सारे ही क्लासेस असेंबली के लिए खड़े हैं, वहां पे प्रिंसिपल उस न्यू स्टूडेंट को बुलाती है और इंट्रोड्यूस करती है कि हेलो स्टूडेंट्स, ये अमित सिंह हैं और ये हमारे क्लास 11th ए में इन्होंने एडमिशन लिया है, ये न्यू स्टूडेंट है हमारे स्कूल के, ठीक है। और इस तरह से पूरा स्कूल जो है उस बच्चे को जान जाता है। अब होता क्या है, मैं क्लास 7th में हूँ, 7th के किसी सेक्शन, मान लीजिए बी में, और मैंने उस क्लास में कहा कि एक स्टूडेंट से जाओ इसे अमित सिंह को इस कॉपी को दे दो। तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले देखेगा कि उसके क्लास में कोई अमित सिंह तो नहीं है। उसके अगर क्लास में ही कोई अमित सिंह नाम का स्टूडेंट होगा तो वो उसे समझेगा, लेकिन अगर उसके क्लास में नहीं है तो उसके लिए अमित सिंह सिर्फ एक होगा, वो जिसे असेंबली में ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब सबके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो वो उस अमित सिंह के पास जो क्लास 11th ए में है उसके पास चला जाएगा अपने आप। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है तो उसे कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है किसी भी दूसरे पार्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि असेंबली में एक अमित सिंह नाम के बच्चे को इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ने, तो अगर मैं किसी भी स्कूल के किसी भी क्लास में किसी भी सेक्शन में चला जाऊं और वहां पे बोलूं अमित सिंह को ये चीज दे दीजिए या अमित सिंह के पास चले जाइए, तो वो सभी लोग उस अमित सिंह को समझेंगे। लेकिन जिस क्लास में पहले से ही कोई दूसरा स्टूडेंट अमित सिंह नाम का है, अगर मैं उस क्लास में कहूंगा कि ये कॉपी अमित सिंह को दे दो, तो वहां के बच्चे उसी क्लास के अमित सिंह को कॉपी देंगे जाकर के। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपनी क्लास में ढूंढेंगे, अपनी जगह पर, वो उसे नहीं समझेंगे जो ग्लोबली डिक्लेयर है, ठीक है, जो असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरह से लोकल और ग्लोबल का आप जो है मतलब समझ सकते हो, ठीक है। आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल देकर के बताया गया है, मुझे जो बेहतर लगा मैंने उसके थ्रू आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ इस पीडीएफ में देख भी सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट और समझते हैं,
ठीक है। और मेमोरी में ये कैसे वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर और डिफाइन होते हैं, इन्हें भी समझते हैं। ये देखिए, ये एक सम का प्रोग्राम है, कैल्क सम नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कैल्क सम नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें दो पैरामीटर x और y डिफाइन करे गए हैं और इन्हीं का एडिशन परफॉर्म करके z वेरिएबल में स्टोर किया गया है और फिर z को रिटर्न कराया गया है, जहां से भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा भाई इंटरप्रेटर यहाँ आता है, ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर। वो ये डेफिनेशन देखता है कि भाई किसी फंक्शन की डेफिनेशन है, फिर ये सेकंड कहाँ आता है, मैंने बताया था मेन सेगमेंट में, इसके बाहर। अब देखिए, ये मेन सेगमेंट किसी भी पार्ट के अंदर नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन की भी बात करूं, ये फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर है, मतलब इस फंक्शन को भी किसी के दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग आगे भी समझ लेंगे। फिलहाल num1, num2, ये कैल्कसम फंक्शन, ये सब ग्लोबली डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, मतलब इनको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है पूरे प्रोग्राम में, सम, ठीक है। तो चलिए num1 और num2, अभी हम सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देते हैं, इस फंक्शन का भी ग्लोबल डिक्लेरेशन, इसको अभी आप भूल जाइए, ठीक है। num1, num2 ये ग्लोबली डिक्लेयर वेरिएबल है, ठीक है। सम ये भी ग्लोबली डिक्लेयर वेरिएबल है, मतलब इन तीन वेरिएबल को कहीं से भी किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अब num1 और num2 में यूजर से इनपुट लिया गया और इंटीजर फॉर्म में स्टोर करा दिया गया। इसके बाद कैल्कसम फंक्शन को यहां से कॉल किया, ठीक है, तो यहां से कॉलिंग जाएगी यहां पर, और num1 की वैल्यू x में चली जाएगी, ठीक है, num1 की वैल्यू x में और num2 की वैल्यू रिस्पेक्टिवली y में, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, इसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको याद होगा आपको, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दो तरह के आर्ग्यूमेंट हमने पढ़े थे, ठीक है। अब इसके बाद यही num1 और num2 की वैल्यू जो x y में गई है, वो x और y वैल्यूज ऐड होंगी और z में आ जाएगा, और उस एडिशन जो z में स्टोर है उसे रिटर्न करा दिया जाएगा कैल्कसम फंक्शन के द्वारा, कहां पर, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था कैल्कसम को, तो ये वैल्यू वापस से रिटर्न होकर के यहाँ आ जाएगी। जैसे ही हम कैल्कसम फंक्शन से बाहर होंगे, x y z ये मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएंगे। डीएलोकेट मतलब ये मेमोरी में स्पॉइल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका कोई एलोकेशन नहीं है, अब x y z कोई नहीं जानता, मतलब इतने पार्ट में हम सिर्फ x y z को ही, x y z जो हमने बनाए थे वो कब बने थे, मेमोरी में, जब कैल्क फंक्शन कॉल हुआ था। और जैसे ही कैल्क फंक्शन से हम बाहर आएंगे, मैं यहाँ कहीं पर भी x y z को लिखूं तो मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कैल्कसम फंक्शन के अंदर num1 और num2 को एक्सेस करता तो उन्हें एक्सेस किया जा सकता था, क्योंकि num1 और num2 और सम भी, ये तीनों ही इस कैल्कसम फंक्शन के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर हैं। इन्हें बाय नेम मैंने लिखा तो नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर करी है, लेकिन मैं अगर लिखूं num1 प्लस num2 और यहाँ सम में डायरेक्ट स्टोर करा दूं तो ऐसा भी कर सकते थे हम, ठीक है। या प्रिंट कराना चाहें num1 num2 सम तो करा सकते थे, मतलब ये इस num1 num2 सम इस कैल्कसम फंक्शन के अंदर से एक्सेसिबल हैं इसी नाम से, लेकिन x y z सिर्फ कैल्कसम फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। मैं अगर इनको यहाँ पर दूसरे स्कोप में, मतलब मेन सेगमेंट में या कहीं और किसी और फंक्शन में एक्सेस करना चाहूं तो x y z नाम से एक्सेस नहीं कर सकता, वहां मुझे नए x y z बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल से इसको समझ लेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको यहाँ पे समझाया गया। सबसे पहली लाइन में, लाइन 1 में क्या हुआ भाई कि एक num1 नाम का यहाँ पे बना, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया गया, तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में num1 नाम का एक वेरिएबल बन गया जो 3 को रेफर कर रहा है। मान लीजिए 3 इनपुट किया यूजर ने, तो ठीक है। इसी तरह से फिर एक num2 बना लाइन 4 में, ठीक है, लाइन 4 में शायद बनाइए, और डीएफ इनकाउंटर लाइन 2 3 आर इग्नोर, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये आपके लाइन जो भी कहलाएंगे, या काउंटिंग कर लीजिएगा, लाइन 4 में num1 बना है और लाइन 5 में num2 बना है, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ पे हुई थी और लाइन 4 में num1 बना था, और लाइन 5 में मैंने आपको जैसा एग्जीक्यूशन बताया था, सबसे पहले डेफिनेशन इनकाउंटर होगी और वो सब बाकी स्टेटमेंट इग्नोर कर दिए जाएंगे। वो कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि हमारा इंटरप्रेटर सबसे पहले इधर आएगा,
फिर इतनी चीज को रीड नहीं करेगा, यहीं से कहाँ चला जाएगा, मेन सेगमेंट पर। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। फंक्शन कब एग्जीक्यूट करता है, जब कॉल किया जाता है। तो जब कैल्क सम लिखा जाएगा तब यहाँ कॉलिंग होगी और इसके अंदर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल नंबर 1 पे गया लाइन 4 पर, उसके बाद फिर लाइन 5 पे गया और दो ग्लोबल वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 बन गए। फिर उसके बाद सम इक्वल्स करके यहाँ पर एक फंक्शन की कॉलिंग है, तो पहले फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो ये देखिए लोकल इन्वायरमेंट बन गया कैल्क सम फंक्शन के अंदर, और x जो है उसमें num1 की वैल्यू 3 चली गई, फिर y में num2 की वैल्यू 7 चली गई, और ये सिर्फ इसी लोकल इन्वायरमेंट इतने कैल्क सम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। फिर z नाम का आपका जो है एक वेरिएबल बना था जिसमें हम लोगों ने एडिशन 3 + 7 स्टोर कराया था। फिर ये z की वैल्यू मतलब ये 10 यहाँ से रिटर्न कराया गया था। जैसे ही यहाँ से रिटर्न होंगे तो ये जो लोकल इन्वायरमेंट था ये डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए यहाँ से रिटर्न होके इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे अब लोकल इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम कहाँ पहुंच गए, मेन सेगमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट पर। तो यहाँ से ये साफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ नंबर num2 और सम है, तो वो जो z की वैल्यू रिटर्न होगी आई थी वो सम को असाइन हो गई थी, और सम यहाँ पे 10 को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे समझाई गई है। उसके बाद लाइन 7 पे प्रिंट करा दिया गया उन वैल्यूज को, और ये हमारा प्रोग्राम ओवर। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होएगा ग्लोबल वेरिएबल भी मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और शायद यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ये देखिए ये x = 5 ये मेन सेगमेंट है हमारा, फंक्शन के पहले लिख दिया गया है। ठीक है, किसी भी स्कोप के अंदर नहीं, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं, तो वो स्टेटमेंट ग्लोबल स्कोप में होते हैं। तो x = 5 ये ग्लोबल वेरिएबल x है। ठीक है, y = ये भी ग्लोबल स्कोप में है, z ये भी एक ग्लोबल स्कोप में है। ठीक है, और फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये भी ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके अंदर के स्टेटमेंट इस फंक्शन के अपने लोकल स्टेटमेंट है। मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स बन रहे हैं यहाँ पर ये सब लोकल, उनका स्कोप लोकल स्कोप कहलाया जाएगा। मतलब कि उनको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है उनके नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर a पास किया गया है, यहाँ पे a+1 b में स्टोर किया गया और फिर रिटर्न b करा दिया गया है। तो यहाँ पर b की वैल्यू फंक्शन जहाँ से कॉल किया गया था वहां से रिटर्न होकर के आ जाएगी और फिर प्रिंट करा दिया जाएगा, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था। ठीक है, तो यहाँ बस यही दिखाना चाहते कि ये भी जो है ग्लोबल स्कोप है x = 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नीचे। हाँ, तो ये देखिए भाई यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, कैल्क सम फंक्शन। ठीक है, एक यहाँ पे कैल्क सम फंक्शन है ABC, इसमें 3 वेरिएबल्स पास किए गए हैं, 3 पैरामीटर, और उनका सम करके रिटर्न कराया गया। एवरेज यहाँ पे भी 3 वेरिएबल 3 पैरामीटर पास किए गए हैं, और कैल्क सम से पहले तो उनका देखिए एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले कॉलिंग इधर जाएगी। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन भी कॉल किया जा सकता है, मैंने ऐसा आपको बताया भी था। ठीक है, फिर रिटर्न s कहाँ आएगा, जहां से फंक्शन कॉल किया गया था, रूल वही है। इस बार फंक्शन के अंदर से किया गया तो फंक्शन के अंदर रिटर्न होकर आ जाएगा। फिर ये s वैल्यू किस में जाएगी, s की वैल्यू sm में, और फिर उसको sm/3 करके रिटर्न करा दिया। तो ये कहाँ जाएगा, जहां से भैया एवरेज फंक्शन को कॉल किया गया था, तो ये वैल्यू रिटर्न होकर के इधर आ जाएगी। ठीक है, कॉलिंग पहले यहां से इधर गई होगी, एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर इधर आया, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन पे आया। ठीक है, उसने देखा डेफिनेशन है, तुरंत कहां पहुंच जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट पर। ठीक है, ये भी ग्लोबल स्टेटमेंट है, ये भी ग्लोबल स्टेटमेंट है। ये डेफिनेशन है ग्लोबल स्टेटमेंट में एक फंक्शन की, तो अगले ग्लोबल स्टेटमेंट जो फर्दर एक डेफिनेशन है एवरेज फंक्शन की, तो वहां पे आएगा। फिर उसके अंदर के स्टेटमेंट को भी इग्नोर कर देगा, फिर कहां पहुंच जाएगा, अगले ग्लोबल स्टेटमेंट पर, जो है num1 = int इनपुट नंबर 1। तो नंबर 1 इनपुट किया जाएगा भाई, वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। फिर num2 इसी तरह से इनपुट कराया जाएगा इसमें num2 में, और इसी तरह से num3 भी इनपुट कराया जाएगा और num3 नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया जाएगा। फिर प्रिंट एवरेज ऑफ दीज नंबर इज, इतना काम हो जाता। लेकिन पहले अंदर का फंक्शन कॉल है, पहले अंदर की जो कॉलिंग वॉलिंग हो रही है ये हमेशा राइट टू लेफ्ट ऐसे पहले इवेलुएट होता है, प्रिंटिंग भले ही लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ से कॉलिंग जाएगी, ये स्टेटमेंट पहले आपका इवेलुएट होएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉलिंग गई,
num1 की वैल्यू x में, num2 की वैल्यू y में और num3 की वैल्यू z में। यहाँ पे अंदर आए इसके अंदर स्टेटमेंट में, ठीक है, ब्लॉक में फंक्शन के, तो यहाँ पे कैल्कसम फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ठीक है। ये कैल्कसम फंक्शन हम यहाँ से कॉल कर दो, तो यहाँ से कॉलिंग इधर चली गई। x y z ये जो आपके पैरामीटर थे, अब x की वैल्यू a में, ठीक है, y की वैल्यू b में, रिस्पेक्टिवली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और z की वैल्यू c में। तो इस तरह से आपके ये जो है कॉलिंग हो जाएगी और वैल्यू इस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होगा और इसकी वैल्यू s में आएगी, ठीक है, और रिटर्न s, तो s कहाँ रिटर्न होकर पहुंचेगा भैया, जहां से कैल्कसम फंक्शन कॉल हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी s की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें, sm में, sm बाय 3 होएगा, पहले इवेल्युएट, मैंने आपको बताया था कब जब कोई एक्सप्रेशन रिटर्न कराया जाता है तो वो पहले इवेल्युएट होता है, जो भी लिटरल आता है फिर उसे रिटर्न कराया जाता है। तो sm बाय 3 करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसे जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, मतलब यहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, तो यहाँ पे रिटर्न करा दिया जाएगा, ठीक है। और अब जो है प्रिंट हो जाएगा एवरेज ऑफ दीज नंबर इज, पहले प्रिंट होएगा, उसके बाद ये वैल्यू जो यहाँ पे रिटर्न होके आई है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए एक्स वाई जेड का लोकल स्कोप क्या है, एवरेज फंक्शन, ये इतना पार्ट, ठीक है। एबीसी का लोकल स्कोप क्या है, ये भी एबीसी भी लोकल स्कोप वाला, एबीसी और एसबी, ठीक है, ये सब, ये चारों वेरिएबल का लोकल स्कोप क्या है, कैल्कसम। इसमें एक्स वाई जेड और एसएम इनका एवरेज, मतलब इनको सिर्फ एवरेज फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर मैं बाहर कहीं भी लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं तो नहीं कर सकते हम एक्सेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एबीसी लिख दूं तो नहीं कर सकते एवरेज फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ नंबर num2 num3 लिख दूं, ठीक है, तो कैल्कसम के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ नंबर num2 num3 यहाँ लिख दूं एवरेज फंक्शन के अंदर, तो यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट बाय नेम, ठीक है, क्योंकि नंबर num2 num3 जो है वो लोकल स्कोप है, तो सॉरी नंबर num2 num3 जो है वो ग्लोबल स्कोप है उनका, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा नंबर num2 num3 जो है वो ग्लोबल स्कोप वाले हैं, इसीलिए उनको एवरेज फंक्शन के अंदर भी बाय नेम एक्सेस किया जा सकता है और कैल्कसम फंक्शन के अंदर भी। नेक्स्ट, तो ये आपका मेमोरी टर्म्स में बताया गया है कौन सा नंबर। देखिए यहाँ पे पहले लाइन 1 पे आए, डेफिनेशन थी, ठीक है, कैल्कसम फंक्शन की, फिर उसके बाद लाइन 4 पे गए थे जहां पे एवरेज फंक्शन की डेफिनेशन थी, फिर सीधे लाइन 7 पे आए थे जिसमें नंबर में इनपुट कराया गया था, तो नंबर में 3 मान लीजिए इनपुट कराया गया। फिर उसके बाद लाइन 8 और लाइन 9 पे गए, तो num2 और num3 दो वेरिएबल लाइन से बने, लाइन 8 पर num2, लाइन 9 पर num3, और इनमें 7 और 5 इनपुट कराया गया। तो ये सब ग्लोबल स्कोप में बन रहे हैं क्योंकि हमारा ये एकदम मेन सेगमेंट में लिखा हुआ, टॉप लेवल पर लिखे हुए स्टेटमेंट है, ठीक है, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। फिर लाइन 10 पे आए तो वहां से एवरेज फंक्शन की कॉलिंग हुई प्रिंट फंक्शन के अंदर से, और वहां से एक लोकल एनवायरनमेंट तैयार हुआ एवरेज फंक्शन का, जिसमें एक्स वाई जेड जो है वो नंबर num2 num3 से कॉपी पेस्ट होकर के यहाँ पर आगे लाइन से, ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के हेल्प से एक्स वाई जेड में उनकी वैल्यू नंबर num2 num3 की कॉपी हो गई। अब वहां से फिर कैलकुलेशन हुआ और एस जो एक और बना था, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, इनको लिख देना चाहिए था, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनेगा, शायद अगली लाइन पे इन्होंने डिफाइन किया हो, ओ बताना भूल गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक और वेरिएबल यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक एस, एक मिनट, शायद ये रिटर्न होकर के आएगा इसलिए अभी उन्होंने लगाया नहीं है, मैं नीचे जाता हूँ जरा, मेरे ख्याल से बाद में बनाएंगे ये। फिर उसके बाद वहां से फिर कैलकुलेशन हुआ, कैल्कसम फंक्शन कॉल हुआ, एबीसी नए बने और यही एक्स वाई जेड आर्ग्यूमेंट इनमें कॉपी पेस्ट हो गया। नीचे आते हैं, हाँ ये देखिए अब बन रहा है बिल्कुल सही। उसके बाद एबीसी का जो है समेशन हुआ और एस में चला गया, फिर ये एस जो है रिटर्न हुआ और वापस लौट करके एवरेज में आए। जैसे ही वापस लौटेंगे वैसे ही ये सारे एबीसी और एस जो है स्पॉइल हो जाएंगे, मतलब डीएलोकेट हो जाएंगे। तो देखिए ये हटाया जाएगा भी, ये देखिए एनवायरनमेंट हट गया ना, और ये एस वैल्यू रिटर्न होकर के एक एसएम नाम के वेरिएबल में रिटर्न होकर के आई थी एवरेज फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एसएम बनाया गया है और एसएम में ये जो इनका समेशन एस का था जो स्टोर हुआ था वो इसमें आ गया है। आप कोड के अकॉर्डिंग देखते जाइएगा, कोड जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा लाइन बाय लाइन, जैसे कोड लिखा हुआ वैसे ही मैं समझाता जा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि एवरेज के लोकल स्कोप में ये एसएम नाम का वेरिएबल बन गया और ये 15 को रेफर कर रहा है। अब जैसे ये एसएम से रिटर्न हो, एसएम की वैल्यू रिटर्न कराएंगे मतलब एवरेज से वापस होंगे, तो एवरेज के बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये एवरेज फंक्शन के अंदर जो भी लोकल स्कोप में वेरिएबल बने थे ये सब मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस जैसे लौट के आएंगे तो यहाँ पर भाई num1 num2 num3 के बाद प्रिंटिंग वाला काम होना था। ठीक है, एसएम की वैल्यू को यहाँ से जो है ये इवेल्युएट हुई और ये यहाँ पर रिटर्न वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है मेमोरी के टर्म्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो किसी ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम का लाइफ टाइम होता है, किसी लोकल वेरिएबल का स्कोप जब तक वो ब्लॉक या वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, जब से वो कॉल किया, इन्वोक किया गया, कॉल किया गया, और जैसे ही आप उससे रिटर्न होते हो, उससे बाहर निकलते हो, वैसे ही उसके फंक्शन का के अंदर क्रिएट हुए वेरिएबल्स या फंक्शन को कॉल करते समय क्रिएट हुए पैरामीटर ये सब मेमोरी से डीएलोकेट हो जाते हैं। मतलब उनका लाइफ टाइम सिर्फ उतना ही होता है फंक्शन कॉल तक का। ठीक है, तो इनको यहाँ पे ये समझाया गया है कि कब कौन सा कॉल होगा। मैंने आपको ये चीज स्टूडेंट के फॉर्म में स्टूडेंट वो जो अमित सिंह वाला एक एग्जाम्पल लेकर समझाया था, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल जो है यूज किया जा रहा है किसी ब्लॉक में, तो सबसे पहले वो उस वेरिएबल को वो अपने स्कोप में ढूंढेगा। ठीक है, अगर वो उसके स्कोप में नहीं है तो फिर वो लोकल एनवायरनमेंट जिस दूसरे ब्लॉक के अंदर, किसी और ब्लॉक के अंदर हो सकता है। ठीक है, एक ब्लॉक किसी और ब्लॉक के अंदर हो तो वो फिर आउटर वाले ब्लॉक में ढूंढेगा। अगर वहां पर भी नहीं है तो फिर वो ग्लोबल इसको एनवायरनमेंट मतलब ग्लोबल वाले पार्ट में टॉप लेवल पे जाएगा, वहां पे ढूंढेगा। वहां भी नहीं है तो फिर वो पाइथन के बिल्ट इन एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब पहले से बने हुए बहुत सारे वेरिएबल्स कीवर्ड्स होते हैं, उनको चेक करेगा। ठीक है, अगर उनमें है तब फिर वो उसको यूज करेगा, अदरवाइज एरर रेज कर देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। भाई ये देखिए, सबसे अंदर का जो आपका स्कोप होगा, सबसे अंदर का ब्लॉक जो होगा, सबसे पहले उसे चेक किया जाएगा। अगर उसमें भी वो वेरिएबल नहीं है तो वो अपने आउटर ब्लॉक में चेक करेगा, जिसके अंदर वो ब्लॉक बना हुआ था उसके आउटर ब्लॉक में चेक करेगा। ठीक है, मतलब ये एक डिब्बा है, अगर इसमें वो वेरिएबल नहीं है तो अपने बाहरी डिब्बे में, ठीक है, वहां पे देखेगा क्या वहां पर कोई वेरिएबल तो नहीं डिक्लेयर किया उस नाम से। अगर किया है तो उसको उसी की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, अगर नहीं किया है तो फिर और बाहर आएगा और मान लीजिए ग्लोबल स्कोप पे पहुंच गया, ठीक है, एकदम बाहरी टॉप लेवल वाले पर, तो वहां पे चेक करेगा वहां कोई वेरिएबल तो नहीं बनाया गया उस नाम का। अगर वहां बनाया गया है तो उसे एक्सेस कर लेगा, और अगर वहां भी नहीं बनाया गया तो फिर बिल्ट इन नेम स्पेस, जो पाइथन में इनबिल्ट बहुत सारे कीवर्ड हैं, वेरिएबल्स हैं, उनमें नाम चेक करेगा। अगर उनमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एरर रेज कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक आगे देखते हैं। ये वही एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं इसको एक अलग से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, ये वही पूरी चीजें हैं। सेम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप। भाई अगर सेम नेम हो गया, ग्लोबल स्कोप में भी एक वही नाम है और लोकल स्कोप में वही नाम है, तो तब क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था अमित सिंह वाला एग्जाम्पल। एक अमित सिंह नया स्टूडेंट आया, प्रिंसिपल ने उसको इंट्रोड्यूस कराया असेंबली में, लेकिन किसी वो क्लास मान लीजिए वो स्टूडेंट जो है नया स्टूडेंट, वो था 11th A का, लेकिन अगर 7th A में मैंने जाकर बोला किसी स्टूडेंट से कि जाओ इसे अमित सिंह को दे दो, और अमित सिंह नाम का स्टूडेंट उसी 7th A में पढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो उस अमित सिंह को, अपने क्लास के अमित सिंह को जाकर के वो बुक दे देगा। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है, तो इंटरप्रेटर सबसे पहले डेफिनेशन रीड करेगा, फिर कुछ नहीं बाहर निकल जाएगा और अगले ग्लोबल स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो है ट्रिगर इक्वल 95। अब यहाँ पे भी एक ट्रिगर बनाया गया है ग्लोबल स्कोप में, और एक स्टेट 1 नाम के फंक्शन के अंदर एक ट्रिगर नाम का बनाया गया है, ठीक है। ग्लोबल वाले वेरिएबल का, ग्लोबल वाले ट्रिगर का वैल्यू है 95, जबकि लोकल वाले का है 15। प्रिंट ट्रिगर, इसको ऐसे होना चाहिए था,
हम लोग 3.0 पढ़ रहे हैं, पुराने वर्जन में ऐसे भी प्रिंट हो जाता था, ठीक है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। और टाइगर, सॉरी मैं ट्रिगर पढ़ रहा हूँ, टाइगर से यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कौन से वाले की, ग्लोबल, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है तो सबसे पहले अपने ही स्कोप में देखेगा, तो यहाँ पे प्रिंट होएगा 95। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर स्टेट 1 फंक्शन की कॉलिंग हुई, यहां से कॉलिंग जाएगी भाई, इस फंक्शन में नो आर्ग्यूमेंट नो पैरामीटर वाला सिस्टम है, ठीक है, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, कोई पैरामीटर नहीं बनाया, तो अंदर आ जाएंगे भाई, कोई वैल्यू नहीं चाहिए इसको पर करने के लिए। ट्रिगर एक ट्रिगर इक्वल 15, अब एक नया ट्रिगर लोकल एनवायरनमेंट स्टेट 1 में बनेगा, ये देखिए, और उसमें 15 असाइन हो जाएगा। यहाँ ग्लोबल में बना था ट्रिगर, ठीक है, यहाँ इसके लिए देखिए यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में बना था, और यहाँ पर ये लोकल वाले के लिए यहाँ पे बना है, ये देखिए यहाँ पे लोकल स्टेट 1 फंक्शन के लिए यहाँ पे बना है, ठीक है। तो प्रिंट ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा भाई, स्टेट 1 के अंदर अगर ट्रिगर बोलेंगे तो किसको समझेगा, इस ग्लोबल वाले ट्रिगर को समझे कि इस लोकल वाले को समझे, वो अपने अंदर सबसे पहले देखेगा, अपने क्लास में देखेगा, ठीक है, अपने पार्ट में, अपने ब्लॉक में, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 15, ठीक है। तो हमको पहले 95 प्रिंट हुआ था, अब हमारा क्या प्रिंट हुआ होगा 15, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा भाई, पहले तो ये वाले की वजह से 95, पहले ये वाला स्टेटमेंट लिखा था तो ये ग्लोबल वाले का प्रिंट हो गया था, उसके बाद जब स्टेट 1 को कॉल किया तो इसके अंदर से प्रिंट होएगा 15, रिटर्न होएंगे वहां से, ठीक है। यहाँ से भाई कुछ नहीं है तो नन रिटर्न होएगा, कहां पर, इसी जगह पर रिटर्न होएगा नन। आपको मैंने बताया था कि जब कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो ऐसे फंक्शन को वॉइड फंक्शन बोलते हैं, और उस केस में वो क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, नन। नन मतलब नथिंग, ये कीवर्ड है, ठीक है, एक कांस्टेंट, एक लिटरल है, तो इस नन नाम के कीवर्ड से पहले से पाइथन में डिफाइंड है, बिल्ट इन वेरिएबल, ठीक है, बिल्ट इन कांस्टेंट। प्रिंट ट्रिगर, अब यहाँ पे भाई कौन सा ट्रिगर प्रिंट होएगा, ये ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो ये अपने ग्लोबल वैल्यू को, ग्लोबल वाले वेरिएबल को ही ढूंढेगा, और जैसे ही हम फंक्शन से रिटर्न होके आते हैं, आपको पता ही है ये एनवायरनमेंट पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा, तो हम ग्लोबल स्कोप में सिर्फ 95 वाले ट्रिगर को ही जानते हैं और वही प्रिंट होएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका आउटपुट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 95 15 95, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करें भाई, अगर हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, ठीक है, ये देखिए ट्रिगर 95, तो ये तो ग्लोबल में बन गया, ठीक है, प्रिंट ट्रिगर किया, यही 95 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 95 प्रिंट हो जाएगा भाई। अब हम चाह रहे हैं कि स्टेट 1 को कॉल करें, लेकिन स्टेट 1 के अंदर अलग से ट्रिगर ना बने, ठीक है, सॉरी ट्रिगर बार बार बोल रहा हूं, टाइगर नाम का अलग से वेरिएबल ना बने, तो हम क्या करें, तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके उस वेरिएबल को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद असाइन मत करिएगा, डायरेक्ट एरर दे देता है, ठीक है। ग्लोबल, पहले ग्लोबल कीवर्ड यूज करिए और फिर जो भी वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर है जिसको आप यहाँ यूज करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए, तो वो वेरिएबल आपका ग्लोबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एक से ज्यादा करने होते, कॉमा करके दूसरे वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे लिख देते तो वो भी ग्लोबली डिक्लेयर हो जाते, ठीक है। तो ग्लोबल टाइगर, यहाँ पे एक ही वेरिएबल को हमने किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एंटर दबा करके कोई दूसरा वेरिएबल लिख देता हूं तो वो ग्लोबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा करने हैं तो इसी के बाद कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग ग्लोबल कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा उनके साथ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्लोबल टाइगर्स लिखा है तो यहाँ पे ग्लोबल स्नेक या आपने जो भी वेरिएबल बनाए तो वो वहां पे लिखेंगे, नहीं तो ग्लोबल टाइगर कॉमा स्नेक ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल टाइगर इक्वल 15, अब ये कौन सा टाइगर बना है, ये आपका यही वाला 95 यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया जो 95 टाइगर्स में पहले पढ़ा था, ये देखिए, क्योंकि अब टाइगर इस स्टेट 1 नाम के फंक्शन में भी टाइगर मतलब क्या समझा जाएगा, ग्लोबल वाला टाइगर, ठीक है। तो इसका 95 जो भी इसमें पड़ा हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब इसमें क्या साइन हो गया 15, ठीक है। अब प्रिंट किया टाइगर, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा भाई, यहाँ तो वैसे भी लोकल होता तो भी 15 प्रिंट होता, इससे पहले हुआ भी था, ठीक है, तो इसके लिए 15 हुआ। तो वापस लौट गया है तो नन यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है। यहाँ कोई लोकल बना ही नहीं था कि लोकल
एनवायरनमेंट से बाहर हुए तो डिस्ट्रॉय होएगा, डीएलोकेट होएगा। अभी भी टाइगर जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट में बना हुआ है और उसमें 15 है ना कि 95। ठीक है, तो अगर अब मैं प्रिंट एक टाइगर करूं तो क्या प्रिंट होएगा? अब 15 प्रिंट होएगा, क्योंकि हमने जो चेंज किया था स्टेट 1 फंक्शन के अंदर वो ग्लोबल वेरिएबल टाइगर के अंदर ही किया था। ठीक है, तो इसीलिए 15 प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? इसका आउटपुट आएगा सबसे पहले 95। ठीक है, यहां पर 95, फिर स्टेट 1 को कॉल कर रहा था तो यहाँ पे टाइगर ग्लोबल वाले टाइगर की ही वैल्यू 95 से चेंज होकर के 15 हो गई थी। तो यहाँ प्रिंट टाइगर करने पर 15 प्रिंट हुआ था। फिर यहाँ से लौट करके आए थे तो यहाँ पे नन रिटर्न हुआ था जिसको यूज नहीं किया गया है, तो कुछ नहीं होगा। प्रिंट टाइगर्स करेंगे तो अब क्या प्रिंट होएगा? क्योंकि आपने ग्लोबल वेरिएबल में ही चेंज कर दिया है, तो अब यहाँ पर 15 प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए 95, 15, 15। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो कॉलिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट टाइप स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ड डेटा ऑब्जेक्ट। भाई अभी तक हम जो आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे उसमें क्या होता था कि जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट भेजते थे वो आपका वो सारे वेरिएबल्स अभी हमने मतलब इम्यूटेबल यूज किए थे। किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करे रहते थे और आपको पता है वो सब इम्यूटेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमको म्यूटेबल वेरिएबल पास कर दें, आइडेंटिफायर पास कर दें एज ए आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा? तो उसी का नाम दूसरा पड़ जाता है। ठीक है, चलिए जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको मैं अलग एक वीडियो में बना के समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने भी बनाया हुआ है, मैं आपको जरा इसको भी डिफाइन कर दूं। ये देखिए, ये है हमारा भाई एक छोटा सा पार्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन बनाया हुआ है, df func1। ठीक है, एक्स वाई तो 2 पैरामीटर्स हैं, x नाम का एक बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें 5 है। तो ये x क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है कि लोकल? ये इसका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ए बी ये कहां से आ गया? ए बी हमारा जो है वो बना है यहां पर, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा ही किया जाए, पता नहीं आपको पूरे कोड नजर आ पा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, तो यहां पर इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा इधर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक्स वाई तो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन ए बी क्या है? ए बी आपका यहां पर ये देखिए, ये आपके ग्लोबल स्कोप में बने हुए वेरिएबल है। तो क्या मैं ए बी को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ फंक्शन फंक्शन के अंदर? बिल्कुल, ग्लोबल वेरिएबल है तो वो किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा जब प्रिंट कराएंगे? तो देखिए, जब यहाँ से func1 फंक्शन को कॉल किया गया है ऐसे करके, तो यहाँ पे कॉलिंग गई, ए में वैल्यू स्टोर है 10। ठीक है, और बी में वैल्यू स्टोर है 20। ठीक है, जब यहां से कॉलिंग करी गई तो ए की वैल्यू क्या जाएगी? ए की वैल्यू 10 चली जाएगी एक्स में। तो एक्स में क्या पड़ा है भैया? 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, और वाई में क्या पड़ा हुआ है? एक्स में पड़ा है, सॉरी एक्स में पड़ा है 10। ठीक है, वाई में पड़ा है 20। ठीक, अब अंदर आए, x इक्वल 5, तो क्या होगा? यहां से 10 डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? 5। ये कौन से x में डालेगा भाई? लोकली वेरिएबल बना है, ग्लोबल तो है नहीं कोई ऐसा। वैसे भी वो लोकल को ही देखता सबसे पहले। ठीक है, तो लोकल में बना हुआ है तो वही लोकल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है एक्स वाई ए बी। ठीक है, जब कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाएगा ए बी नाम का इसके लोकल स्कोप में, तो ये कौन से ए बी को समझेगा? ये समझेगा बाहर वाले ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो गया? 5। y क्या प्रिंट होगा? y के लिए 20। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, देखिए 5, 20, और a का a की वैल्यू क्या है भाई? a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20। तो a के लिए 10 और b के लिए 20। तो पहली लाइन में तो ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहां पर func प्रिंट ए बी, अब वापस लौट के आए तो ए और बी में क्या है?
ए और बी में अभी भी 10 और 20 ही है, तो वो 10 और 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं जरा इसको ग्लोबल लोकल स्कोप ऐसे बना करके समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है ए जिसमें है 10, बी एक बना हुआ है जिसमें है 20, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ से पंख 1 से लौट के आते तो लोकल स्कोप खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पंख 2 के लिए। तो पंख 2 के लिए फिर से एक लोकल स्कोप बनेगा भाई। एक लोकल स्कोप बना यहाँ पर, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, और ये है पंख 2 के लिए, ठीक है। तो पंख 2, अब पंख 2 के लिए है तो पंख 2 में जो भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं वो सब यहाँ पर इसके लोकल स्कोप में बनेंगे। कौन कौन से बनाए गए? एक भी नहीं बनाया गया, बस सीधे क्या किया गया है, ए बी को प्रिंट करा दिया। अब ए बी तो यहाँ बना नहीं है तो ये कहाँ ढूंढेगा? जब इसके लोकल स्कोप में नहीं है तो ये कहाँ ढूंढेगा? ये ग्लोबली ढूंढेगा। ग्लोबली अवेलेबल है क्या? हाँ भाई ग्लोबली अवेलेबल है, ये ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल है ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो ये यहाँ से ए और बी की वैल्यू यहाँ से 10 और 20 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये स्कोप जो है खत्म हो जाएगा, हम वापस लौट करके आएंगे और प्रिंट ए बी। अब ए बी को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होएगा? ए बी, भाई ग्लोबल वाले वेरिएबल ए बी, तो वो 10 और 20 है। अच्छा, पंख 2 से जाते ही रिटर्न हुए थे तो ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो मेमोरी से ये सब डिस्ट्रॉय हो गया होगा, ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक। अब हम आएंगे यहाँ पे प्रिंट ए बी के बाद नीचे लाइन पे आएंगे, जब मुझे इसे एस्केप करना पड़ेगा, सॉरी। अब हम फंक्शन 3 की कॉलिंग पे जाएंगे, ठीक है। फंक्शन 3 की कॉलिंग पर ये ग्लोबल फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए बना था जिसमें 10 था और एक बी बना था जिसमें 20 था, ठीक है। और अब एक नया बन रहा है पंख 3 में बाद में लिखूंगा। तो पंख 3 की कॉलिंग यहां से हो रही है, देखिए यहां से कॉलिंग हुई, ठीक है। और इसके अंदर a = 2, तो लोकल वेरिएबल बनेगा। असाइनमेंट हो रहा है ना, तो समझ जाइए एक नया वेरिएबल बन रहा है a नाम का ही, जिसमें 2 स्टोर है। एक b नाम का बनेगा, ठीक है, उसमें क्या स्टोर होएगा भाई? उसमें स्टोर होएगा 3, ठीक। प्रिंट ए बी, अब क्या समझेगा ए बी? कौन सा ए बी? पंख 3 के अंदर से कॉल किया गया है भाई, तो पंख 3 के अंदर का अपने अंदर लोकल स्कोप में देखेगा ए बी है, हाँ है, और उसकी वैल्यू 2 3 है, तो इसके लिए क्या प्रिंटिंग होगी? 2 3। ये देखिए आउटपुट इज 2 3। अब यहां से लौट के आएंगे, रिटर्न क्या होएगा? नन, ठीक है। तो नन को यूज तो किया नहीं गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा यहाँ से कॉलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब कहां पे आएंगे? प्रिंट ए बी। प्रिंट ए बी, ए और बी में क्या वैल्यू है भाई? यहाँ प्रिंट ए बी में ये ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, तो क्या प्रिंट होएगा? 10 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 20। फिर पंख 4 की कॉलिंग होगी, पंख 4 की कॉलिंग हो रही है भाई। अब यहाँ पे ग्लोबल a = 7 लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा? अब ग्लोबल वेरिएबल a में जो 10 था, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल a में चेंज कर दिया। और b = 8। अब ये क्या है b? क्या मैं ग्लोबल वाले वेरिएबल b में चेंज करूं? नहीं, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड नहीं यूज किया गया है। अगर मैं यहाँ कॉमा b लिख देता तब ग्लोबल वेरिएबल b में ही चेंज होता, लेकिन हमने अलग लाइन पे b = 8 लिखा है, मतलब ये लोकल स्कोप में एक वेरिएबल b बनेगा और उसमें 8 रहेगा। तो अगर मैं पंख 4 फंक्शन के अंदर से लिख रहा हूं प्रिंट ए बी, तो क्या प्रिंट होगा? a मतलब ग्लोबल वेरिएबल a, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 7। और b के लिए ये अपने लोकल स्कोप में b देखेगा, पहले है, हाँ है, तो उसके लिए 8 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां से वापस लौट के जाएंगे तो क्या होगा भाई? जैसे ही यहां से जाएंगे तो ये पूरा जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन हमारे वेरिएबल a में अभी भी क्या पड़ा हुआ है? अभी भी 7 पड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल में क्योंकि चेंज हो गया था पंख 4 फंक्शन के अंदर जब कॉलिंग करी थी, तो
अब यहाँ पे प्रिंट ए बी करेंगे तो क्या प्रिंट होएगा, ए में 7 और बी में 20, ठीक है, बी में 20 है ग्लोबली, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।